हेलो एस्पिरेंट्स। इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चंस डेली GS1, GS2, GS3 और GS4 से। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह होता है जिससे कि आपको टाइम मिल सके खुद आंसर्स को अटेम्प्ट करने का और फिर उसके मॉडल आंसर का डिस्कशन इवनिंग में होगा। इस बीच जिन लोगों ने आंसर लिखे होते हैं वह अपने आंसर्स को फ्री इवैल्यूएशन के लिए इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए, आपको बिगिनर से एडवांस बनाया जाए। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही रखा जाता है और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से फ्रेम किए जाते हैं जो अपकमिंग यूपीएससी मेंस एग्जाम 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। इस तरह से आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से अपने सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्न और रिवाइज भी कर पा रहे हैं। आंसर राइटिंग को डेली रखने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी हैबिट डेवलप कर सकें आंसर्स को रोज लिखने की। कुछ जरूरी बातें उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आंसर्स को फ्री इवैल्यूएशन के लिए भेजना चाहते हैं। एक बार में एक ही आंसर को भेजें। फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें। अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमें रिमार्क्स लिखने में। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इवैल्यूएटेड कॉपी को वापस भेजने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉपीज आने की वजह से 5 से 7 दिन का भी समय लग जाता है। बाकी आप किसी भी सोर्स से लिखे गए आंसर को भेज सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसी सीरीज में दिए गए क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें। लास्टली हमारी सिंसियर अपॉलजीज उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने आंसर हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं और वो कैंडिडेट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी कॉपीज को चेक करवाना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ऐसा हो सके इन नियर फ्यूचर। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है।
जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। We came across this interesting question. Let's see ये है क्या। Do you think parallels can be drawn from the assassination of plague commissioner by the Chabekar brothers in 19th century and the present day decisions to control the pandemic at the expense of human rights and democracy? एग्जामिन और इसको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है और यह आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर सब टॉपिक फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और इशू के अंडर आ जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि क्या आप हिस्ट्री में हुआ इवेंट, कौन सा इवेंट, जब 19th सेंचुरी के अंदर चापेकर ब्रदर्स ने प्लेग कमिश्नर को मार दिया था, उस इवेंट की सिमिलैरिटी आज के हो रहे इवेंट से देखी जा सकती है। आज का कौन सा इवेंट? आज जैसे पेंडेमिक के दौरान ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को थोड़ा सा साइड में रखते हुए गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, क्या इन दोनों चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटी है? इसको एग्जामिन करने के लिए बोला है। यहाँ पर कंटेक्स्ट को समझेंगे। बेसिकली दो इवेंट्स की बात हो रही है। 19th सेंचुरी में चापेकर ब्रदर ने प्लेग कमिश्नर का असैसिनेशन किया था। यह तो हमारा पहला इवेंट। दूसरा इवेंट है आज के पेंडेमिक को डील करने के लिए जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को थोड़ा सा साइड में रख के इन दोनों इवेंट्स का सिमिलैरिटीज़ और कंपैरिजन की बात करनी है। इस क्वेश्चन के कंटेंट के लिए सबसे पहले आपको स्टैटिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि ये इवेंट है क्या, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री वाला। चापेकर ब्रदर्स ने कैसे क्यों प्लेग कमिश्नर को मारा था 19th सेंचुरी के अंदर, और फिर आज की अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए, करंट अफेयर्स। साथ में क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है उन दोनों इवेंट्स को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली किसी भी किताब में नहीं दिया जा सकता, राइट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कंटेंट गैदर करने के बाद इसको स्ट्रक्चर करेंगे और स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन की शुरुआत इन इवेंट्स के बैकग्राउंड से ही कर सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे दोनों इवेंट्स को लिंक करने पर। फिर बॉडी के अंदर तो कंपैरिजन हमें बताना ही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि हम कंपैरेटिव फॉर्म में मतलब टेबल फॉर्मेट में इसकी बॉडी को कर सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखाएंगे कि ठीक है दोनों सिचुएशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज की गवर्नमेंट को भी उसके साथ कंपेयर कर दिया जाए। हमारे सिस्टम में अभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर जो वल्नरेबल हैं और नेग्लेक्टेड पीपल हैं सोसाइटी के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के सफिशिएंट सेफगार्ड्स हैं। इस तरह से आपका आंसर तैयार होगा। इसको आप अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिस करिए। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। Right to privacy, though has been held as a fundamental right by the apex court of the country, it is still is not an absolute right, especially in digital arena. 250 वर्ड्स के अंदर यह आंसर देना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट के अंदर है, पर फिर भी वह डिजिटल एरेना के अंदर तो एब्सोल्यूट राइट की तरह नहीं देखा जाता। कहीं ना कहीं वहाँ पर इस डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा जाता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से केटर करता है। तो इसको हम इस सिलेबस के अंदर डाल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। बात यहाँ पे दो चीज़ों की हो रही है, राइट टू प्राइवेसी और डिजिटल एरेना। मतलब राइट टू प्राइवेसी हमारे साइबर स्पेस या डिजिटल एरेना के अंदर
पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पा रहा है। और फिर कीवर्ड अगर आप देखेंगे तो दिया है डिबेट। तो आपको इस कीवर्ड को ध्यान देते हुए यह बताना है कि आप किस हद तक इस सेंटेंस से एग्री करते हैं, और अगर एग्री करते हैं तो आप प्रॉपर उसके पॉइंट्स या सोर्सेज या एविडेंसेस लिखिए। इसके लिए कंटेंट आपको सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि एपेक्स कोर्ट ने भी इसको फंडामेंटल राइट माना है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने किस केस के अंदर यह चीज़ मानी थी। काफ़ी प्रोमिनेंट केस था, तो इसलिए आपको वह याद तो रखना पड़ेगा। और फिर अभी की करंट अफेयर्स नॉलेज कि अभी रिसेंटली कहाँ किस किस स्फेयर के अंदर डिजिटल एरेना के अंदर राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हुआ है, क्योंकि जब तक आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तब तक आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अपनी बात को। और फिर बिना तथ्यों के बातें तो सिर्फ बातें होती हैं, उनको सच नहीं माना जाता। कंटेंट मिल जाने के बाद आप स्ट्रक्चर इस तरह से कर सकते हैं। इंट्रो में फंडामेंटल राइट से शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका। यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी वाले फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो हम उसी का ही इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देंगे तो बेटर रहेगा। फिर बॉडी के अंदर हम मेन डिमांड जो है उसे एड्रेस करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी डिजिटल एरेना में ब्रीच हो रही है। देखो, क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो यही है कि इस तरह की चीज़ हो रही है, तो बेटर यही होगा कि हम उसी के ही साथ जाएं। भले ही कीवर्ड डिबेट दिया गया है, आप अलग से ब्रीफ में थोड़ा सा डिविएट हो सकते हैं आंसर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जितना क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ जाएंगे तो बेटर रहेगा। लास्ट में कंक्लूजन हम अपना बैलेंस्ड ओपिनियन देकर ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में अगर मेजर्स आपको कुछ देने हैं तो दे सकते हैं, पर वर्ड लिमिट का हमें बहुत ही विशेष ध्यान देना होता है, और इस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है। इसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर पाएंगे। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द पॉसिबल रोल दैट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। 250 वर्ड्स में यह क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे सारे पॉसिबल रोल्स का डिस्कस करो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कंट्री के डेवलपमेंट में प्ले करते हैं। यह क्वेश्चन आपका GS 3 के सिलेबस इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ सकता है। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझेंगे जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बात हो रही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की, इनका क्या रोल है कंट्री के डेवलपमेंट में, इसी को ही डिस्कस करना है। डिस्कस मतलब जितने भी व्यू पॉइंट या डायमेंशन से हम बता सकते हैं रोल्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के, तो उतना बेहतर है। कंटेंट के लिए आप किसी भी करंट अफेयर बुक, और एक तरह से यह स्टैटिक पार्ट हो चुका है, आसानी से इसका कंटेंट मिल सकता है। स्ट्रक्चर करने के लिए हम बहुत सिंपली इंट्रोडक्शन के अंदर GI की डेफिनेशन दे सकते हैं, या उससे रिलेटेड कोई रिसेंट इवेंट हुआ हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। बॉडी के अंदर बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए सब हेडिंग डालकर जो भी रोल यह डेवलपमेंट के अंडर प्ले करता है GI टैग, उनको हम एक एक करके मेंशन कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन के अंदर जिस तरह का क्वेश्चन है तो हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि जो भी बेनिफिट्स या जो भी रोल्स हमने बता तो दिए, लेकिन अगर उनके पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया तो वह अपना रोल डेवलपमेंट में अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम इस आंसर को बहुत सिंपल वे में ड्राफ्ट कर सकते हैं। डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इस तरह से लिए हैं एक बैलेंस बनाकर कि उनकी डिफ़िकल्टी लेवल ओवरऑल बैलेंस रहे। अगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल हैं, ज़्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं, तो एक तरह से 50:50 का रेशियो बना के रखा है। जिन्हें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वेल एंड गुड, जिन्हें अगर कम करने हैं लेकिन बहुत एडवांस लेवल के करने हैं तो वह लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी वो लोग जो बिगिनर समझते हैं और चाहते हैं कि पहले सिंपल से शुरुआत करें, तो 50% क्वेश्चन उस तरह के भी मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली आज का GS 4 का क्वेश्चन देखते हैं। नेम एंड डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ राइट एक्शन। इसको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। कंटेक्स्ट बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको राइट एक्शन की सारी जो भी थ्योरीज हैं वो मेंशन करनी है और उन्हें डिस्क्राइब करना है। कंटेंट के लिए आपको स्टैटिक बुक जो भी आप प्रेफर करते हैं वो निकाल के देख सकते हैं। इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए आप इंट्रोडक्शन को आइडियली राइट एक्शन क्या है इसकी सिग्निफिकेंस से शुरू कर सकते हैं।
और फिर ग्रेजुअली मूव ऑन करेंगे बॉडी पर, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं राइट एक्शन के ऊपर, उन्हें प्रॉपरली क्लासिफाई करके सब हेडिंग और उनको पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। जितना आज के कंटेम्प्रेरी टाइम से एग्जाम्पल आप निकाल कर दे सकते हैं वो उन्हें देना चाहिए। और फिर कंक्लूजन के अंदर इस कंसेप्ट की क्या रेलेवेंस है आज के टाइम पर, उसे देकर आंसर को एक क्लोजर दे सकते हैं। इसे अटेम्प्ट करने की खुद कोशिश करिए। कम से कम एथिक्स के सिलेबस का जो एक टॉपिक है वो आपका रिवाइज हो सकेगा, इसलिए कोशिश करिए लिखने की। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।